कि बेटा बस बोलते ही रहोगे, कभी करोड़ देखने को भी मिलेंगे। आज के टाइम पे आप आईआईटी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है, कौन से फील्ड की कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट कैसे होगा। आप भले ही मैकेनिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, कुछ भी सिविल इंजीनियर है, आप या तो कंसल्टेंसी में जा रहे हैं या। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभी टॉक शो में। मैं यहाँ पर हर सप्ताह एक शानदार इंटरव्यू लेकर आता हूँ जो अपने आप में इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होती है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सूरज सर, जो कि अब P3C कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं। तो ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए आइए इन्हीं से पूछते हैं कि ये सब जर्नी इन्होंने कैसे शुरू करी और ये अपने कंपनी में क्या करते हैं। तो सूरज सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम सूरज कुमार है एंड हमने ये P3C कंपनी 2019 में स्टार्ट करी थी। लेकिन P3C की जर्नी 2019 में नहीं, उससे 2 साल पहले 2017 में शुरू हुई थी, जब मैं अपने बीटेक के तीसरे साल में था। तो वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था इसका। सो P3C करती क्या है, P3C एक सोलर सेल कंपनी है जो कि तीसरे जनरेशन या थर्ड जनरेशन सोलर सेल पे काम करती है। तो थर्ड जनरेशन सोलर सेल क्या है कि जो सोलर सेल आप देखते हैं, जो सोलर पैनल्स आज आप देखते हैं मार्केट में, वो कन्वेंशनल सिलिकॉन सोलर सेल है। वो सोलर सेल्स हम इंडिया में नहीं प्रोड्यूस करते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम उसके लिए कम्प्लीटली बाहर के देशों पे डिपेंडेंट है, वहाँ से हम उन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। पेरोस्केट सोलर सेल के साथ बेस्ट चीज़ क्या है कि इस चीज़ को, मतलब इस सोलर सेल को हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए 2017 में हमने अपने, मतलब जो हमारे प्रोफेसर थे या गाइड थे वहाँ पे, उनके हेल्प से अपने रिसर्च को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का सोचा। एंड वहाँ से हमारा मतलब P3C बनाने का जर्नी जो है या रास्ता जो है वो चालू हुआ वहाँ से। सो 2017 के गर्मियों से ये सिलसिला चालू हुआ था और उसके बाद 2 साल के रिसर्च के बाद लैब में हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अभी हम इसको स्केल कर सकते हैं या इस रिसर्च को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर हमने कंपनी को मतलब स्टार्ट किया। सर, आप कहाँ से हैं? मैं, मतलब मेरा बर्थ जो है वो छपरा बिहार से है। एक माँ मेरा थाना है। अच्छा। एंड मेरा जो गांव है वो हिकाम है। और मैं जो पला बड़ा हूँ वो गुड़गांव में पला बड़ा हूँ। मैं यहाँ पे गुड़गांव में 2004 में आया था। उसके बाद से मेरी मतलब तीसरी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई गुड़गांव में ही हुई, सेंट जॉन स्कूल में। और फिर मैं उसके बाद कोटा गया, वहाँ पे मैंने तैयारी करी। उसके बाद फिर मेरा जो बीटेक है वो IIT BHU से हुआ है। फिर मैं वापस, क्योंकि हमने कंपनी स्टार्ट किया था, तो ब्रांच कौन सी थी कॉलेज में? मेरा जो ब्रांच था वो सिरेमिक इंजीनियरिंग था IIT BHU में। तो उसी से रिलेटेड अभी ये अपना काम कर रहे हैं कि ये कुछ डिफरेंट काम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उससे रिलेटेड काम है। जो मेरा मतलब, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में, तो वो एक मेरा प्रोजेक्ट ही था। उसको हम स्ट्रीम प्रोजेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली मेरा बीटेक ऑनर्स डिग्री है, तो जो ऑनर्स है वो मेरे को इसी फील्ड में मिला था, एडवांस सिरेमिक्स में। तो एडवांस सिरेमिक्स क्या है कि जो भी उभरते हुए मटेरियल्स हैं तो उस पर रिसर्च करना है। तो वही है जो पेरोस्काइट सोलर सेल है, जो इसमें मटेरियल यूज़ होता है, उसी पे हमारे रिसर्च था कि वहाँ पे 2 साल का। अभी मतलब आप सोलर सेल में जो मटेरियल यूज होते हैं उनको बनाते हैं? नहीं, अभी मटेरियल हम बनाते नहीं, अभी हम पूरा वो सोलर सेल बनाते हैं। मटेरियल, हाँ जी, तो मटेरियल मोस्टली अभी हम कुछ खरीदते हैं मार्केट से, कुछ अपने पास बनाते भी हैं। अच्छा, तो आप अभी तक मतलब कितनी मतलब सर्विस दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे? अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी, जब पहले तो हमारा जो काम था वो मोस्टली लैब में होता था। 2020 के मतलब अगस्त में हमने गुड़गांव में अपना प्लांट लिया पहला, और वहाँ पे ये सेटअप लगाना चालू किया। तो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ये हम लोग मतलब 4 लोगों के साथ हुई थी, जिसमें एक मेरा बचपन का दोस्त और सीनियर कुशाल था, और 2 मेरे जूनियर्स जो कि बीटेक में सिरेमिक इंजीनियरिंग में ही थे वहाँ पे। तो उनके साथ में ही हमारा ये चालू हुआ था। तो हमने सबने मिलकर जब कंपनी स्टार्ट किया, उसके बाद हमने जो पहला प्लांट है अपना गुड़गांव में लगाया। तो अभी तक तो हम मतलब प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे या इसका मतलब इतने स्केल पे काम नहीं कर रहे थे, बट अभी हमारा वहाँ पे इस्टेब्लिश लैब है गुड़गांव में, प्लांट है वहाँ पे। अब हमने इस चीज़ को स्केल करना चालू किया, बट मार्केट में जाने में अभी भी 1 साल का समय है। मतलब सर, आप सोलर प्लेट बनाते हैं?
आप मान सकते हैं कि हम सोलर प्लेट ही बनाते हैं, बट अभी छोटे छोटे साइज़ के बना रहे हैं टेस्टिंग फेज़ में, और इसको स्केल करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी पूरे दुनिया भर में ही डेवलपमेंट स्टेज में है। कुछ कंपनीज़ हैं जिनने मतलब कमर्शलाइज करने का बोला हुआ है या कर भी रहे हैं, कुछ लोगों ने फील्ड टेस्टिंग में भी लगा दिया। हम इस फील्ड में क्योंकि बहुत नए हैं, तो अभी हमारा 1 साल का ऑलमोस्ट समय हम लेके चल रहे हैं। तो सोलर प्लेट से आप commercial होने डिफरेंट का। क्या करते हैं मतलब उसमें? ऐसा ये clear सोलर, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ये सोलर प्लेट ही है, ये मान सकते हैं आप। अभी तक जो आपने सोलर प्लेट वगैरह देखा, वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो सोलर प्लेट सिलिकॉन बेस्ड है, सिलिकॉन सोलर बेस्ड, सिलिकॉन सोलर पैनल्स। उनका क्या होता है, जो आपका उसमें मटेरियल होता है वो सिलिकॉन वेफर होता है, जो कि हम पूरा पूरा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। उस पूरे प्लेट का एक एक कंपोनेंट बाहर से लाके यहाँ पे असेंबल किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि उसके जो एप्लीकेशन है या जो मतलब जहाँ जहाँ यूज़ किया जा सकता है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे कि आप उसको छत पे लगा सकते हो या फील्ड में ही लगा सकते हो। इस चीज़ के साथ क्या है, पेरोस्काइट सोलर सेल एक तरह से पेंट है, आप मान लो इस तरीके से। इसको हम शीशे पे भी चढ़ा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम गाड़ी के बॉडी पे भी कर सकते हैं, जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें बिना मतलब एडिशनल वेट के, जैसे गाड़ी का पेंट है वैसे ही इसको पूरे पे हम डिपॉजिट करके, मतलब सर आप एक तरह का ऐसा पेंट बनाए हैं जिसको मतलब किसी भी चिकना सतह पे पेंट करेंगे तो सोलर सेल बन जाएगा? हाँ नहीं, ये पेंट नहीं है, ये सोलर सेल टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे लेयर डिपॉजिट होके अपने आप में सोलर सेल बिहेव करता है। अच्छा अच्छा, और ये जो मतलब ऐसा कुछ मटेरियल रहेगा वो? यस, ये जो कन्वेंशनल आपका सिलिकॉन सोलर से जो आप सोलर प्लेट बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपका ये पूरा वेफर बेस्ड होता है, एंड ये क्या होता है, पूरा थिन फिल्म बेस्ड है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये सिलिकॉन से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जितने एरिया में सिलिकॉन मतलब एक मान लो कि एक्स अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उतने ही एरिया में ये 1.1 और 1.2x प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा इसका कॉस्ट, जो अभी भी मतलब 50-60 साल के प्रोडक्शन के बाद सिलिकॉन का जो आज कॉस्ट है, पेरोस्काइट सोलर सेल वो अगले 1 से 2 साल में मीट कर जाएगा उतना कॉस्ट। सर तो इसमें ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम कर रही होगी, तो हाँ जी, आप अगर इसमें मैं से आप डिफरेंट क्या कर पा रहे हैं कि बिल्कुल उनको कम्पीट करेंगे? सो इसमें एक बहुत बड़ा मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि इंडिया के फर्स्ट एंड ओनली कंपनी P3C ही है जो इस एरिया में काम कर रही है, जो आपने इसको ये नया scale कर इनोवेशन रही है। किया इस फील्ड में? बिल्कुल। तो इसके अलावा दुनिया भर में मतलब और कंपनीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें काफ़ी नाम्स हैं। ऑक्सफोर्ड पीवी है, शाओले टेक्नोलॉजीज़ है, हंट पीवी है, अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनीज है, बट इंडिया की पहली और इकलौती कंपनी P3C है जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, पेरोस्काइट सोलर सेल पे। तो सर आपने ये इस टेक्नोलॉजी को कैसे रिसर्च किया मतलब? टेक्नोलॉजी का पता ऐसे चला, वही मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद हमें एक प्रोजेक्ट करना था। तो उस प्रोजेक्ट में मेरे गाइड डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने मुझे एक इक्विपमेंट बनाने का सजेशन दिया। उसको बोलते हैं रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग। उसको बनाते बनाते मैं पढ़ने लग गया कि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। उस दौरान मेरा मतलब एक्सपोजर पेरोस्काइट सोलर सेल को हुआ। फिर वहाँ से जो मैंने इसके बारे में पढ़ना चालू किया, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें काफ़ी जागा, और उसके बाद हमने ये डिसीज़न कर लिया कि इसको हमें कमर्शियल करना है। तो सर आपको ये मार्केट में रियल प्रॉब्लम इसकी नज़र आई थी, मतलब कैसे इसका आइडिया है कि हमको यही काम करना है? बिल्कुल, अभी जो हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन सोलर पैनल्स या सिलिकॉन सोलर प्लेट की, तो इसमें आप देखेंगे तो हम, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि हम एक एक कंपोनेंट इसका बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की कंपनियाँ हैं, एक जो कंपोनेंट इंपोर्ट करती हैं और मॉड्यूल असेंबल करके बेचती हैं, दूसरी डायरेक्टली मॉड्यूल बाहर से इंपोर्ट करती हैं और उसको बेचती हैं। पेरोस्काइट सोलर सेल के साथ खूबसूरती क्या है या बेनिफिट क्या है कि इस सोलर सेल को हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं या कर भी रहे हैं हम, और ये पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा। इसके होने के बाद हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। इसके लिए देश भी मतलब पूरा देश या सरकार काफ़ी निवेश कर रही है, जिसमें नीति आयोग जो है, जिस नीति आयोग ने हमें मतलब इसका इंडस्ट्रियल पार्टनर चुना है, पेरोस्काइट मिशन करके नीति आयोग चला रही है। उसमें हम इकलौते इंडस्ट्री पार्टनर है जो इसको स्केल करने के लिए हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो सर आपके ये यहाँ पे IIT दिल्ली में आप सर आप कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे?
हाँ, सो आईआईटी दिल्ली में क्या था कि जो मेरा बीटेक ख़त्म हुआ तो फिर हमने यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करनी थी गुड़गांव में। तो उसमें क्या था कि अब क्योंकि मैंने बीटेक कर लिया था वहाँ पे, वाराणसी बहुत अच्छा जगह है, पढ़ाई वगैरह वहाँ पे सब कुछ है, बट एक वहाँ पे वो एनवायरनमेंट की कमी है जहाँ पे आप कंपनी स्टार्ट करके हर सपोर्ट को ले सकते हो। जैसे आप यहाँ दिल्ली या गुड़गांव में आते हो, यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल ही सब कुछ है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या होता है, हर चीज़ का सपोर्ट मिल जाता है आपको, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। तो इसमें आपको हर चीज़ चाहिए, आपको मशीनरी सपोर्ट चाहिए, आपको वर्कशॉप सपोर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करनी थी। पैरेलली मेरे गाइड ने सजेस्ट किया कि सूरज, आप बीटेक के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट पीएचडी कर लेते हो, तो ये आपके करियर के लिए या पूरे कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे कंपनी को ग्रांट्स लेने के लिए या आगे कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएचडी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ ही साथ जो हमारी आईआईटी दिल्ली की फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट है जो आईआईटी के पास है, मतलब कई करोड़ों की फैसिलिटी जो अभी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है, बट वो आईआईटी के पास है। तो वो चीज़ मेरे लिए यूज़ करना थोड़ा आसान हो गया। तो यहाँ पे जो मेरे सुपरवाइज़र या प्रोफेसर हैं डॉक्टर अंकुर गोस्वामी, उनने मेरे को एज ए पीएचडी लिया है यहाँ पे, और उनने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को इनिशियली इसको स्केल करने में, कंपनी में भी पूरा स्केल करने में। तो अभी मेरे 2 प्रोफेसर्स हैं जो मतलब प्रॉपर एडवाइज़ हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद एंड डॉक्टर अंकुर गोस्वामी, यहाँ से आईआईटी दिल्ली से। तो सर आपने ये जो मटेरियल का इनोवेशन किया है, तो इसकी मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप कहाँ पे कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? अभी वही मैं बता रहा था, अभी मैन्युफैक्चरिंग में हम नहीं है, जो इसका डेवलपमेंट चल रहा है वो अभी गुड़गांव में चल रहा है। बट अभी हमारे प्लांट जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का 2 प्रोबेबल लोकेशन है जो अगले 1 या 1.5 साल में हम सेटअप करना चालू करेंगे। एक तो है नोएडा, दूसरा है मोस्ट प्रोबेबली हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार का सिडकुल एरिया। तो इन दोनों जगहों पे हम प्रोडक्शन करना चालू कर सकते हैं, बट अभी कुछ टाइम तक जो हमारा गुड़गांव का प्लांट है तो वहीं पे काम करेंगे। तो सूरज जी, आप ये अपनी जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि इससे देश को क्या फ़ायदा मिलेगा और आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी पूरे देश का या पूरे सरकार का फोकस है सौर ऊर्जा को या सोलर एनर्जी को कैप्चर करने पे। डेली न्यूज़ सुन रहे हैं आप कि भारत जो है, इंडिया कैन बी अ लीडर इन दिस एरिया, और इंडिया बहुत सारा मतलब एफर्ट्स डाल रहा है सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में। द ओनली वे टू कैप्चर इज सोलर पैनल्स। अभी सोलर पैनल्स का जो हमारा यहाँ पे लागत है वो क्या होता है कि सोलर, अब हम 2 तरीके से लगा सकते हैं इसको। या तो हम इंडियन कंपनी से खरीद लें, उसको लगा दें, या बाहर से इंपोर्ट कर लें और लगा दें। ये 2 तरीके हैं लगाने के। दोनों ही केस में अगर आप जाते हैं तो दोनों ही केस में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो सोलर प्लेट है, वो पूरा बाहर का मटेरियल है। ठीक है, उसके लिए हम पूरी तरीके से दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि चाइना हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया हो गया। इन देशों पे हम पूरे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो उसका मेन कोर मटेरियल है, जो सिलिकॉन वेफर्स है, वो सारा वहाँ से इंपोर्ट होता है। उसको हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कर सकते हैं, बट स्टिल वो नहीं कर रही हैं। अब मैं आपको बता दूं पेरोस्काइट सोलर सेल के बारे में, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है। पेरोस्काइट सोलर सेल का जो इन्वेंशन हुआ था वो 2009 में हुआ था, एक जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ कि जो इसका प्रोग्रेस था वो बहुत फास्ट था। सिलिकॉन का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1954 में हुआ था। उसके बाद ये आते आते मान लो कि इसका एफिशिएंसी आज 25% या 27% लैब में है, और फील्ड में 18% तक है या 20% तक है। पेरोस्काइट सोलर सेल 2009 में इन्वेंट हुआ, और 2020-22 तक आते आते इसने 25% की एफिशिएंसी अचीव कर ली। एफिशिएंसी क्या होता है कि जो मतलब सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसको कितना एफिशिएंटली आपका जो टेक्नोलॉजी है वो कन्वर्ट कर पा रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो उसमें जो सिलिकॉन ने पिछले 60 सालों में अचीव किया, पेरोस्काइट ने उस चीज़ को 10 से 12 साल के टेन्योर में अचीव कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशन था हमारे इस टेक्नोलॉजी पे काम करने का। अब पेरोस्काइट सोलर सेल का जो मैंने आपको बताया एक एफिशिएंसी, इसके साथ जो इसके एप्लीकेशन एरियाज है बहुत वाइड है कंपेयर टू जो सिलिकॉन सोलर मॉड्यूल्स हैं। जैसे सिलिकॉन सोलर मॉड्यूल्स को सिर्फ जैसे कि हम छतों पे लगा सकते हैं, फ्लैट एरियाज में, या फील्ड्स में लगा सकते हैं, जहाँ भी खुले एरिया है इन्हीं में लगा सकते हैं।
पेरोस्काइट सोलर सेल क्या है, एक तरह से पेंट है, आप मान लो पेंट की तरह से हम इसको डिपॉजिट कर सकते हैं कहीं भी। तो इसका एप्लीकेशन जो वो ऑलरेडी है फील्ड में छत पे, वो तो है ही। इसको हम पूरे ग्लास सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट करके हम इसको फील्ड में और छतों पे लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसको हम फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट जैसे कि पॉलीथीन्स वगैरह, पीईटी, इस पे हम डिपॉजिट कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल यूज़ में कर सकते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्टली मेटल पे पूरा सोलर सेल बना सकते हैं और उसको भी मतलब वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी जगह पे जाकर के अपना सोलर सेल प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। यस। अभी इसमें एक और सबसे बड़ी बेहतरी क्या है, जो सिलिकॉन सोलर सेल हैं, सिलिकॉन मॉड्यूल्स हैं, वो बहुत ही जब इंटेंस लाइट होता है, दिन का टाइम होता है, तभी एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। पेरोस्काइट सोलर सेल के साथ मतलब अच्छाई क्या है कि ये पूरे दिन में ब्रॉड रेंज स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करता है सोलर का। तो ये मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। यहाँ तक अभी हम काम कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो हमने देखा है कि जो आपका ये रूम का लाइट है, इससे भी कुछ हद तक मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पा रहा है अपने छोटे सेल्स में। तो अब जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन एरियाज बताया, तो इसका एक जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन एरिया है जिसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस FITT बिल्डिंग में है, वो ये है कि सेल्फ पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेल्फ पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप सुन ही रहे हैं, फ्यूचर एंड फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ सबसे बड़ा एक इशू क्या है, उनके साथ रेंज। रेंज बहुत कम है और चार्जिंग इंफ्रा या तो आप बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। अब आपको उनका रेंज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप बैटरी लोड बढ़ाइए या उसके छत पे सोलर प्लेट इंस्टॉल कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब अगर आप ऑप्शन है कि रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं, वही बैटरी बढ़ा सकते हैं। बैटरी बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा और खतरा भी बढ़ता है। लिथियम आयन बैटरीज वगैरह के साथ सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हैजर्डस। ऑल्टरनेट क्या है कि आप कुछ ऐसा कर दें कि गाड़ी चल रही है या खड़ी है कहीं भी, तो चार्ज हो रही है, ठीक है, बिना उस पर कोई एडिशनल लोड दिए या बिना कुछ हैजर्डस इम्पैक्ट के। पेरोस्काइट सोलर सेल के साथ खूबसूरती क्या है कि इस सोलर सेल को या इस टेक्नोलॉजी को हम पूरी कार की बॉडी पर डिपॉजिट कर सकते हैं और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी टाटा नेक्सॉन EV है फॉर एग्जांपल, उसका अभी अगर करंटली माइलेज है मान लो 300 किलो और 350 किलोमीटर का जो नॉर्मल है और 450 का जो EV मैक्स है, जो उसका माइलेज है वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में 10 किलोमीटर तक चल सकती है। अगर हम उसके पूरी बॉडी पे पेरोस्काइट सोलर सेल डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि हो सकता है, जो कि हम करेंगे भी आने वाले टाइम में, तो नेक्सॉन धूप में मतलब बाहर खड़े खड़े 1 घंटे में 3 यूनिट तक का बिजली ला सकती है। बिल्कुल 3 यूनिट्स, 1 घंटे में लगभग 30 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है उसको। और अगर मैं पूरे दिन का एवरेज कैलकुलेट करूं, मिनिमम एवरेज, तो नेक्सॉन खड़े खड़े या चलते चलते पूरे दिन में 150 से 200 किलोमीटर का रेंज अपने अंदर ले आएगी विदाउट एनी एक्सटर्नल चार्जिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका बहुत बड़ा एक जो रेंज एंजाइटी है उसको ख़त्म कर देता है इस चीज़ में। तो सर अभी ये हाइपोथेटिकल ही है कि अभी मार्केट में लॉन्च भी हो गया? नहीं, ये अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है किसी के भी थ्रू। हमारा काम चल रहा है, हमारा लैब में काम, मतलब जो हमारी कंपनी है वहाँ पे काम चल रहा है। और हम 2000 अभी इसी साल में एक पहला डेमो हमारा अप्रैल में है, जो कि शीशे पे होगा, कांच पे, अच्छा, ग्लास पे। और जो नेक्स्ट डेमो है वो मेटल पे है, वो जून से जुलाई के बीच में होगा, जो कि हम पूरा पब्लिक को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इतने एरिया में इतना बिजली प्रोड्यूस हो सकता है, वो हमारा शुरुआती होगा। इसके अलावा ही हमारे कई क्लाइंट्स हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब मैं आपको बता दूं कि लोग इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जान चुके हैं इंडिया में, और बहुत सारे मतलब बड़े बड़े स्केल पे कस्टमर्स हमें अप्रोच कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कि आप प्रोडक्शन में हैं तो क्या आप हमें दे सकते हैं। तो इसमें सिर्फ नॉर्मल कस्टमर्स नहीं, डे टू डे लाइफ के लोग नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मॉड्यूल या पैनल बना रही हैं सिलिकॉन बाहर से लेके, वो भी अप्रोच कर रही है कि क्या हम मिलके इस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सर आपके टारगेट कस्टमर तो मतलब ये कंपनियां ही रहेंगी, आपका मतलब B2B मॉडल है बिजनेस का? नहीं, इसमें फिर से मैं आपको बताता हूँ, हमारा सिर्फ B2B नहीं है, आने वाले टाइम में हम B2C पे भी हैं, हमारा टारगेट है। क्योंकि एक बहुत बड़ा हर्डल जो है या रोड ब्लॉक है इंडिया को सोलर कन्वर्ट होने में, एक
पैनल का कॉस्ट है, जो मॉड्यूल है, जो कि नॉर्मल जनता बिना सब्सिडी के अफोर्ड नहीं कर सकती, या सब्सिडी अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको लगा लूँगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है मुझे। तो हमारा एक मिशन, जो हमारा मिशन है, दैट इज़ टू इलेक्ट्रीफाई ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लैनेट विद द सोलर टेक्नोलॉजी। तो वो क्या है कि हमारा सोलर टेक्नोलॉजी का कॉस्ट रिड्यूस करना, नॉर्मल कस्टमर जो एक हाउस होल्ड है, मतलब गरीब से गरीब, उसको भी सोलर पहुंचाना हमारा एक बहुत बड़ा मतलब इसका मिशन है कंपनी का। तो ये B2C में भी जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, बट इनिशियली प्रोडक्शन तक जाते जाते ये B2B मॉडल पे ही रहेगा, जहाँ पे हम कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर ये तो रही आपकी टेक्नोलॉजी की बात। बिल्कुल। अब आप जहाँ से ये जानना चाहेंगे कि आपको ये स्टार्टअप जब आपने स्टार्ट किया होगा तो उस टाइम तो आपके पास फंडिंग नहीं होगी, तो इनिशियली आपने कैसे इन सब पे रिसर्च किया और अपनी टीम कैसे बनाई? तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, 2019 में जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम हमारे मतलब मेरे 2 जूनियर्स थे और मेरा जो एक बचपन का दोस्त सीनियर कुशाल मेरे साथ था। तो हम चारों ने मिलके इनिशियली कुछ पैसा डाल के और कंपनी स्टार्ट किया था। इसके बाद जब हमने यहाँ पे मशीनरी वगैरह डेवलप करनी चालू करी है, जब हमने प्लांट लिया, तो वहाँ पे एक सहायता तो मुझे मेरे PhD स्कॉलरशिप से मिली, जो यहाँ से आ रही थी, और दूसरा जो बहुत बड़ा मदद था वो मेरे फादर, मतलब मेरे पापा के द्वारा हुआ, जहाँ पे उनकी जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी या जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उनके पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के माध्यम से, वो पूरा उनने जितना भी था उनने मेरे को हेल्प किया। एंड वो पैसा यूज़ करके हमने एक अपना प्रोडक्ट बनाया, नैनो कार शील्ड इनिशियली, जिसको हमने मार्केट में बेचना चालू करा। तो वो प्रोडक्ट क्या है कि हम उसको मतलब इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक नैनो कोटिंग है, जिसको हम कार पे डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं, पूरी कार पे मशीन के द्वारा, और वो गाड़ी के शाइन को मेंटेन करके रखता है सालों साल तक। तो वो प्रोडक्ट हमारा बिकना चालू हो गया 2021 से। तो कुछ सपोर्ट फिर वहाँ से मिलना चालू हुआ, मतलब कई बार ऐसा आया कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बट यही था कि हमने अपने मतलब पैरों को जमा के रखा कि हाँ छोड़ना नहीं है ये सारी चीज़ें, और फिर धीरे धीरे करके सेल्स होने लगी तो पैसा भी आने लग गया, फिर थोड़ा सा लोन भी हुआ, और फिर एक मतलब बहुत बड़ी मतलब जो हमें रियायत यू कैन कंसिडर या जो मिली हमें, वो यहाँ FITT से मिली, जब हमें एक ग्रांट मिला यहाँ से सोना कॉमस्टार प्रोग्राम के अंडर। तो अभी हमें यहाँ से पहली फंडिंग मिली हुई है। तो सर FITT क्या है ये बता दीजिए ज़रा। FITT IIT दिल्ली का आप ये मान सकते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह होता है या टेक्नोलॉजी बनती है उसको कंपनीज तक ले जाना, ये काम FITT करता है। FITT जो है ये है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो इनिशियली जो FITT का काम था वो ये था कि जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी बन रही है या कंपनीज को क्या नीड है वो यहाँ पे बताना। तो टेक्नोलॉजी जो बन रही है उसको कंपनीज को ट्रांसफ़र कराना, और जो कंपनीज की नीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिसर्च कराना। ये पूरा मीडियम जो था FITT का। फिर साथ ही साथ FITT ने अपना इंक्यूबेशन विंग भी चालू किया, जैसे कि जिस बिल्डिंग में अभी हम बैठे हैं, RI पार्क, रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क, ये पिछले साल ही स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, और इसका जो इनोग्रेशन था वो करंट राष्ट्रपति ने किया था इस चीज़ का। तो ये बहुत ही खूबसूरत फैसिलिटी FITT ने। दोस्तों बता दूं कि हम लोग ये IIT दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क है जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे डिफरेंट, मतलब यहाँ पे पूरा अलग अलग माहौल है। कुछ फ्लोर पे स्टार्टअप्स हैं, कुछ फ्लोर पे प्रॉपर कंपनीज़ हैं, और बहुत सारे उभरते हुए स्टार्टअप्स यहाँ पे हैं। अब अगर आप विज़िट करेंगे तो यहाँ देखेंगे भी काफ़ी सारे अलग अलग डोमेन के स्टार्टअप्स हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में एक नए नए स्टार्टअप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और ऐसे भी आगे करता रहूँगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए इसको। तो सर आपके ये स्टार्टअप को लेकर फंडिंग आपको मिल चुकी है क्या अभी? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जर्नी में, हमें एक ग्रांट हुआ है यहाँ FITT से। इसके अलावा एक ग्रांट हमारा क्लोज होने वाला है एक मतलब सरकारी एजेंसी से, और एक और हमारे इन्वेस्टर एग्री कर गए हैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी पे। तो सर अभी आपको कितने इन्वेस्टर के पास गए थे, अप्रोच किए थे, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और क्यों रिजेक्ट किया, इसका कुछ कारण हो तो बता दीजिए, ताकि हमारे से और भी ऑडियंस जो भी फंडिंग से रिलेटेड कोई भी अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ऐसी गलतियाँ ना करेंगे। बिल्कुल। देखिए, स्टार्टअप के भी आज के टाइम पे बहुत सारे डोमेन्स हैं। जैसे अभी जो हम जिस डोमेन में आते हैं वो डीप टेक कहलाता है। डीप टेक में फंडिंग लेना एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है,
क्योंकि जो भी फंडिंग्स वगैरह आज इंडिया में हो रही हैं या पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं वो बहुत सेक्टर एग्नोस्टिक हो रही हैं। मतलब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे फिक्स्ड हैं कि इस एरिया में अगर आप काम कर रहे हो या सिमिलर काम कर रहे हो तो आपको फंडिंग मिल जाएगा। बट डीप टेक में क्या होता है, आपका जो कैपेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कैपिटल इंटेंसिव काम होता है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टर जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर होता है, जो एंजल वेंचर, उनको समझाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ये दिखता है कि अगर आज मैं ये लगा रहा हूँ तो कल मैं एग्जिट मारूंगा तो कितना। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है एग्जिट वाला वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और हमने काफ़ी लोगों को पहले पिच किया था जहाँ पे पहले तो ये समझाने में ये दिक्कत आई कि उनका एग्जिट कब होगा, कब उनका पैसा डबल, दुगना, चौगुना, 100 गुना होगा। तो ये सारे चैलेंज डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ आते हैं। यहाँ पे कई सारे मेरे मतलब कलीग्स भी हैं या स्टार्टअप फ्रेंड्स भी हैं जो मतलब डीप टेक में हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए FITT काफ़ी काम कर रहा है। FITT रेगुलर इन्वेस्टर्स मीट कराता है यहाँ पे, काफ़ी सारे स्टार्टअप एक्सपो भी करता है जहाँ पे ये इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स, कंपनीज, मिनिस्ट्री सबको इनवाइट करके यहाँ पे हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए डिफरेंट एरियाज। तो अभी जब तक हमारे पास कुछ चीज़ दिखाने के लिए नहीं था तब तक बहुत बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम था कहीं से भी फंड जनरेट करना है, किसी को भी समझाना। बट जैसे ही हमने थोड़ा सा डेमो करना चालू किया, चीज़ें दिखानी चालू करी, जब हमारे पास डेटा वगैरह कलेक्ट, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। अभी हमारे पास कस्टमर डेटाबेस भी देखेंगे तो आप 1000 से ऊपर लोगों के हमारे पास इंक्वायरी है इस टेक्नोलॉजी को लेके। इसके अलावा पैरेलली अभी इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी इस पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उनके भी अब मेल्स वगैरह आने चालू हो गए हैं। और इसी के साथ हम कई स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जो कि हमारे इन्वेस्टर एज वेल एज कस्टमर्स होंगे, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को भी लेके। तो डीप टेक के साथ दिक्कतें हैं, डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ। हाँ, लेकिन कोशिश ये करिए कि कभी भी फंड्स को लेके रेस्ट्रिक्ट नहीं हुए कि जब फंडिंग आएगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, ये करूँगा। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, आप उन प्रोजेक्ट्स को लीजिए, उन प्रोजेक्ट्स को करिए। अच्छा भला आप वहाँ से अपने कंपनी को सपोर्ट दे सकते हैं, वहाँ से ला सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ढूंढें जो आपके एरिया में आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार है, जो प्रोडक्ट को समझे। क्योंकि कन्वेंशनल जो एंजल इन्वेस्टर्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इनको ये समझाना बहुत डिफिकल्ट है कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, पहली बात तो क्या इसका मार्केट इम्पैक्ट हो सकता है, और सबसे मेन चीज़ है कि वो कैलकुलेशन जो है वो उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है ये। उनको बस केवल प्रॉफिट नज़र आता है। प्रॉफिट भी नहीं नज़र आता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ एक बहुत मतलब बढ़िया चीज़ ये है कि हम प्रॉफिट का सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ठीक है हमें वैल्यूएशन बहुत बड़ा करना है, हमें डाइल्यूट मतलब लिक्विड डालते जाना है कंपनी में, ये मतलब हर चीज़। हम थोड़ा मतलब फोकस्ड होते हैं। मतलब मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो हम ज़्यादा फोकस्ड हैं टू गेट द रेवेन्यू, टू गेट द प्रॉफिट। बिल्कुल। और उस पे हम कंपनी को रन करना चालू करें। हाँ, इनिशियली हमें पैसा चाहिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए, वहाँ तक पैसा चाहिए। बट डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ सबसे बढ़िया है कि आप प्रॉफिट में आ जाते हैं जब, तो फिर आपको इन चीज़ों का नहीं सोचना पड़ता कि मुझे और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो कि अदर स्टार्टअप या कंपनीज के साथ आप देख रहे हैं कि इतना इतना रेवेन्यू होता है फिर भी इतने लॉसेस बुक कर रही हैं वो। तो ये चीज़ थोड़ा एक है। फिर भी उन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट मिल जाता है बट डीप टेक में नहीं मिलता। तो सर अब चलते हैं आपके कॉलेज में कि आप कॉलेज में जब पढ़ रहे थे, जब मैं IIT BHU में, तो कॉलेज से ही सपना था कि स्टार्टअप करना है, मतलब कि जॉब के लिए प्लेसमेंट बैठना है कि हमको स्टार्टअप करना है अपना खुद का। ये सर कन्फ्यूजन होता था आपको? मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड का बताऊंगा तो कन्फ्यूज़न तो नहीं था, बट ये भी नहीं था कि मुझे कंपनी स्टार्ट ही करना है। जब मेरा दूसरे साल में, पहले और दूसरे साल की पढ़ाई के बाद, मतलब ऐसा होता था रिसर्च, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो ये सोचते थे कि प्रोफेसर से बात करने पे कि रिसर्च क्यों करें, क्या होगा रिसर्च करके। वहाँ पे दो ही रास्ते थे, या तो आप PhD करो, ठीक है, या अगर आपको किसी कोर फील्ड में जाना है तो वहाँ जाओ। अब कोर फील्ड्स का अगर देखें तो मतलब जो कंपनीज का आना या पैकेजेस वगैरह बहुत नॉर्मल था। तो मेरा क्या था कि मेरा थोड़ा सा इनिशियली मतलब शुरुआती से ही इंडस्ट्री में जाना या जॉब करना मेरा मोटिव नहीं था। दूसरे साल में जब मेरा मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब सेकेंड ईयर में जब मेरा इंट्रोडक्शन मेरे प्रोफेसर वहाँ पे
डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद से हुआ। उनने 2016 में ज्वाइन किया था वहाँ पे, और मैं अपने सेकेंड ईयर में उस टाइम एंटर कर रहा था। तो उनने हमारे तीसरे सेमेस्टर में कोर्स लिया था एक। उसके बाद से मैंने वो यूएस से अपना पोस्ट डॉक ख़त्म करके आए थे, स्टैनफोर्ड रिलेटेड यूनिवर्सिटी से। तो उनने जब चीज़ों से नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना चालू किया तो फिर लगा कि हाँ अच्छा, इंजीनियरिंग का एक्चुअल मीनिंग ये है। क्योंकि आज के टाइम पे आप आईआईटी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है, कौन से फील्ड की कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट कैसे होगा। आप भले ही मैकेनिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, कुछ भी सिविल इंजीनियर है, आप या तो कंसल्टेंसी में जा रहे हैं या मतलब जो भी आईटी रिलेटेड सेक्टर्स हैं इनमें जा रहे हैं। बट वहाँ से मैं जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तब मेरे को समझ में आया कि हाँ क्या पोटेंशियल हो सकता है कि इंजीनियरिंग का। तो जैसे उनके साथ कनेक्ट हुआ, धीरे धीरे काम करना चालू किया। जब सेकेंड ईयर मेरा ख़त्म हुआ तो समर में जब हमने प्रोजेक्ट किया एक, जहाँ पे हमने एक रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट बनाया, वहाँ से लगा कि रिसर्च का क्या मीनिंग हो सकता है। उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट है जो काम जनरली लैब में हम 8 से 10 घंटे में करते थे, वो वहाँ 15 से 20 सेकंड की स्पैन में कर रहे थे उस इक्विपमेंट को यूज़ करके। तब मेरे को दिखा कि हाँ ये पोटेंशियल हो सकता है। वहाँ से आप मान सकते हैं कि वहाँ से मेरा थोड़ा गियर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स रिसर्च। और फिर मेरे गाइड ने, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने, मुझे वहाँ से पुश देना चालू किया। मुझे एक्सपोजर देने के लिए उनने कई कॉन्फ्रेंसेस में भेजा, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, जो कि बीटेक में लोग नहीं जा पाते। मैंने 3 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भेजा मेरे को। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेन में हुआ था, मैं अपने 4th ईयर में वहाँ पे गया इस टेक्नोलॉजी को लेके। और कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद ये हो गया था कि हाँ अब हम इस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज कर सकते हैं। सारा गेम उसी का है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं क्या। तो हर चीज़ चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस तरफ बढ़े। हाँ ये था कि अब बीटेक भी हो गया, जॉब भी नहीं लगी, जो एक्सपेक्टेशन थी फैमिलीज की या खुद की भी मान घर सकते से तो हैं प्रेशर रहता ही है। हम लोग जैसे बिहार यूपी के हैं तो कि पेरेंट्स की बहुत सारे आशाएं रहती है कि हमारा बेटा गवर्नमेंट जॉब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल थी वो मेरे जॉब के लिए फैमिली भी की। ट्राई किया था। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई तो नहीं किया था, हाँ, लेकिन अगर मैं बताऊं तो मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन शुरू से ही थी कि सूरज आईएएस की प्रिपरेशन करेगा, जो कि मैंने थोड़ा इनिशियली शुरुआती टाइम में किया भी। बट जब मैं इस चीज़ में एंटर हुआ था तो मैंने पूरा वही बता रहा हूँ, गियर शिफ्ट किया। उस टाइम पे थोड़ा आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? 2019 में। अच्छा, और आपने स्टार्ट कब किया था इसको, P3C को? 2019 में ही रजिस्टर हो गई थी कंपनी हमारी। अच्छा, तो ग्रेजुएट होते ही। सर आप ग्रेजुएट होते ही ये कंपनी रजिस्टर कर लिया, तो आप फिर जॉब की तैयारी कब कर रहे थे? जॉब वही अभी जब मैंने इस चीज़ में शिफ्ट किया था। अच्छा। जब मैं अपने सेकेंड ईयर के बाद इस चीज़ पे आया तो सेकेंड उसके ईयर बाद मेरे सेकेंड ईयर में ही सर आपने शुरू कर दिया था कंपनी से रिलेटेड काम? रिसर्च करना चालू कर दिया था अच्छा, इस एरिया सेकेंड ईयर में सर आपने सपना देख लिया था कि हमको एक कंपनी का फाउंडर बनना है? ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने उस टाइम पे ये देख लिया था कि हाँ मेरे को ये टेक्नोलॉजी है, इसको कमर्शलाइज करना है इंडिया में। बिल्कुल, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मुझे इंडिया में बनाना है। उस टाइम पे ये प्रोडक्ट उभर रहा था, 2017 की बात कर रहा हूँ। आज हर किसी के मतलब इस एरिया में जो भी थोड़ा बहुत जानकार है सोलर फील्ड, सबको पता है कि पेरोस्केट सोलर सेल क्या है। तो वहाँ से जब ये कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ, जब मैं एक स्पेन गया तो वहाँ पे जब मैं काफ़ी मतलब बाहर के लोगों से मिला। स्पेन कब गए थे आप? वही 2019 के मार्च में गया था मैं। तो मतलब कुछ रीजन होगा जाने का कि ऐसे कॉन्फ्रेंस में? अच्छा, कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो पेरोस्केट सोलर सेल पे कॉलेज की तरफ से कि आपने कंपनी? हाँ जी कॉलेज की तरफ से। ठीक। तो वो मेरे मतलब गाइड ने उसमें सपोर्ट किया था काफ़ी। जनरली किसी को मिलता नहीं है बीटेक में, आईटी में होने के बावजूद भी, बट मुझे वहाँ से उनने लड़ के भी सपोर्ट दिलवाया। तो मैं उससे गया था वहाँ पे। तो वो जब एक्सपोजर मिला तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, रिसर्च हो रहा है, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं, बट कमर्शियल कितने लोग कर रहे हैं। तो कमर्शियल करने में एक जो मैंने आपको बहुत पहले कंपनी का नाम बताया था, ऑक्सफोर्ड पीवी, तो मैं उनके फाउंडर से मिला वहाँ पे, हेनरी स्नेथ जो है, और उनसे बात करने पे भी उनने मोटिवेट किया कि हाँ सूरज आपको मतलब यू शुड गो इन दिस एरिया। एक मोटिवेशन वहाँ से भी मिला था। तो उसके बाद फिर मतलब ये पूरा एकदम झंडा गाड़ दिया था कि अभी हमें करना ही है इस एरिया में। अच्छा, और फिर जो भी हर्डल आएंगे उसको हम देखेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। सर तो ये स्टार्टअप करने का बेस्ट टाइम क्या रहता है कि पहले जॉब पकड़ ले उसके बाद से स्टार्टअप करें, या कॉलेज से स्टार्टअप की तरफ लग जाना चाहिए हमें? ऐसा कुछ बेस्ट टाइम होता है इसके लिए क्या? अभी का जो टाइम है मतलब थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टार्टअप आज के टाइम पे एक मतलब प्रोफेशन टाइप का हो गया है।
मतलब लोग जैसे पहले करते थे सरकारी नौकरी कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, आज के टाइम पे हो गए स्टार्टअप कर लेते हैं। हाँ। बट अगेन मैं वही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ ऐसे हर्डल्स आने पे आप बैकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर्डल्स डे नाइट आने हैं। आज आपके पास हो सकता है 10 करोड़ रुपए, कल 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा। ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आज आपके टेक्नोलॉजी पे किसी ने इंटरेस्ट दिखाया लेकिन कल ना दिखाए। आज आपके पास 100 करोड़ भी हो सकते हैं, कल को 1 रुपये के लिए भी आप मतलब सोचना पड़ सकता है कहाँ से लेके आऊँ नेक्स्ट। तो ये सब चीज़ें अगर आप कोप अप कर सकते हैं, आपके पास विजन है या रोड मैप है कि हाँ मैं इस तरीके से इन चीज़ों को कोप अप कर पाऊँगा, तो आपको इन चीज़ों में आना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि मतलब क्या टाइम है सही मतलब स्टार्ट करने का, तो वो अगेन डिपेंड करता है किस सेक्टर में आप काम कर रहे हो। अच्छा। भारत में आज हर टाइप के एग्जाम्पल मौजूद हैं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनके फाउंडर्स ने कंपनीज में काम किया, फिर उसी फील्ड में कंपनी स्टार्ट करी, आज कई बिलियन डॉलर्स की कंपनी है सारी। बट कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि कॉलेज में स्टार्ट हुई हैं, कॉलेज के मतलब ग्रेजुएट्स ने स्टार्ट किया, वो भी बहुत बड़ी कंपनीज हैं। बिल्कुल। और आज काफ़ी बिलियन डॉलर्स का उनका मार्केट है। तो ये कोई मतलब ये नहीं मान सकते कि आप एलिजिबिलिटी है या समथिंग है कि आपको जॉब करके ही करना है या कॉलेज से ही कर सकते हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस और एंड आपका जो रोड मैप है उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि आप, हाँ अगर आप है कि, और एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट चाहिए होता है वो फैमिली का है कि फैमिली अगर आपके साथ खड़ी हो गई तो आप फिर आपको किसके लिए ही सोचना है दुनिया में पूरी, बिल्कुल। किससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ये है कि हाँ फैमिली खड़ी नहीं हो रही साथ में, वो आपको बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि हाँ आप जॉब भी, तेरा ग्रेजुएशन हो गया, तेरा सब कुछ हो गया, आप तो जॉब कर ले, अब तो जॉब कर ले, इसमें कुछ नहीं होगा, जो कि मेरे साथ शुरुआती में हुआ भी था। क्या जो तू बोल रहा है ये सच भी होगा, जो तू कर रहा है इसमें कुछ आएगा भी। तो ये चीज़, लेकिन फिर वही लोग जब साथ में खड़े होने चालू हुए, लोगों को दिखना चालू हुआ कि हाँ अब ये कुछ आ रहा है, अब ये सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है, कुछ पैसा भी आ रहा है कंपनी से, घर को भी सपोर्ट मिलना चालू हो रहा है। तो ये चीज़ जब होने लग गया, आपके फैमिली का सपोर्ट आ गया, भले ही पैसे का सपोर्ट ना हो, बट हाँ वो आपके साथ खड़े हो कि जो तू कर रहा है हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को कुछ नहीं बोल रहे, वो मान लीजिए कि आप वहाँ से अपनी जर्नी फुल फ्लेज मान सकते हो। क्योंकि वो प्रेशर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है जो कि आपके मतलब मिशन जो है या एक्टिविटीज़ को रोक सकती है। सर कोई स्टार्टअप करना चाहे तो उसको आइडिया ही नहीं मिलता है, तो सर मार्केट को किस नज़रिए से देखे कि उसको आइडिया लगे कि हमको इस आइडिया पे काम करना है? वही चीज़ है, मतलब फिर से मैं वापस जाता हूँ, वही बताता हूँ कि स्टार्टअप करने के लिए मतलब आप थोड़ा सा एज ए प्रोफेशन ना लेके चले। पहला तो आप देखें कि आपके अंडर एंड्योरेंस है, आप इन चीज़ों को झेल सकते हैं, ठीक और है। दूसरी फिर मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है? मार्केट की रिक्वायरमेंट के, एक्चुअल मार्केट को सॉल्व करने का। देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसे स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि एक कंपनी कोई है बहुत बड़ी हो गई उस फील्ड में, वैसे 10 कंपनियां खड़ी हो जाएंगी थोड़ा थोड़ा सा अलग काम करके, ठीक है। तो उन 10 कंपनियों में से हो सकता है कि आगे की और 3-4 कंपनियां भी बड़ी हो जाएं, लेकिन वो 10 की 10 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। तो आज इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप कुछ ऐसा पकड़िए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, जो आपका थोड़ा सा फील्ड हो, जो आप जिसमें आपको नॉलेज भी हो। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो फील्ड है वो यही था और इसी पे बेस्ड मैंने रिसर्च किया। तो आप ये मान लीजिए कि आपका स्टार्टअप उस दिन सक्सेसफुल हो जाएगा कि जो आप कर रहे हैं ना उसमें आपको मज़ा आने लग जाए, आपको ये ना लगे कि आप कोई काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपको ये लगना चालू हो कि हाँ 8 घंटे काम कर लिया, 10 घंटे काम कर लिया, तो आप खुद ही हार जाएंगे उस चीज़ में। तो आप कुछ ऐसा चूज़ करिए जो आपके इंटरेस्ट का हो। पहली तो चीज़ जो आप करें तो आपको ये ना लगे कि कोई काम कर रहे हैं, आप ये फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरा एक्टिविटी है। अगर आप 48 घंटे 4 दिन तक भी उसमें लगातार काम कर रहे हैं तो आपको फील नहीं होना चाहिए कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा मार्केट स्टडी करिए कि हाँ जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, हु आर द एंड कस्टमर्स। वो आप कर लेते हैं तो आपका फिर प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। हाँ आपको ये पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, दूसरा ये पता है कि इसको खरीदेगा कौन, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, मतलब वो दोनों चीज़ों के है, सॉफ्टवेयर के साथ भी है और प्रोडक्ट बेस के साथ भी है।
कि आप जो बना रहे हैं उसका आपको ये पता होना चाहिए कि कौन खरीदने वाला है और वो जो पूरा मार्केट है वो कितना बड़ा है बिल्कुल। और ऑलरेडी उसमें कितने कंज्यूमर्स हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है, मैं ये भी कहता हूँ हो सकता है किसी कंपनी को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस के लिए पैसे ना मिले, लेकिन वो कंपनी बहुत सक्सेसफुल भी हो सकती है आगे जाके, क्योंकि हो सकता है उस टाइम इन्वेस्टर्स को ना समझ में आए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इतना पोटेंशियल हो सकता है। तो आप ये मत समझ के चले कि अगर 10 इन्वेस्टर या 20 इन्वेस्टर रिजेक्ट कर दे रहे हैं आपको तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, जो मैंने बनाया है मेरा बिकेगा और इसके यूजर्स हैं एक्चुअल में, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इन सर, चीज़ों में। आपके इस स्टार्टअप जर्नी या कॉलेज से कुछ रोचक किस्सा हो जो शेयर करना चाहते हैं, जो अपने आप में इंस्पिरेशनल हो या मोटिवेशनल हो, तो आप कर सकते हैं। इंस्पिरेशनल अगर मैं बताऊं तो इसमें ऐसा किस्सा कॉलेज के टाइम पे तो सबसे बड़ा एक जो यही हुआ था कि मेरे एक प्रोफेसर थे जो रिटायर होने वाले थे, डॉक्टर R.K. सिन्हा। उनसे ही मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित था, या मतलब पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब उनसे लगाव था। एक तो रिटायर होने वाले थे और वो मतलब उससे पहले एज ए प्रोफेसर होने के पहले उनका बहुत अच्छा खासा बैकग्राउंड था, जो मुझे उस टाइम नहीं पता था ये इतने बड़े प्रोफेसर है। लेकिन जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उस टाइम पे वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता था और मेरे को ये लगता था हाँ IIT में आके अब कुछ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ फ़ायदा है। तो वहाँ पे मेरे को कुछ भी करना हो रहा था, उस टाइम पे कुछ भी करना होता था तो मैं उनसे गाइडेंस ले रहा था, डॉक्टर R.K. सिन्हा से। आज भी वो वाराणसी में, बट अभी उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से उनसे मिलना मतलब अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलाउड नहीं है, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो उनसे मैंने, जब मैं रिसर्च में थोड़ा मतलब डाउट्स तो उस टाइम थे कि मतलब जाऊंगा तो क्या हो सकता है, क्या मुझे एक ही ऑप्शन है बाहर ही जाना पड़ेगा PhD करने के लिए। तो उस टाइम पे जब मैंने उनसे जाके पूछा कि सर अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे जाना चाहिए इस फील्ड में। तो फिर प्रोफेसर R.K. सिन्हा ने मुझे समझाया और बताया कि सूरज आप ये बताओ कि कितनी ऐसी इंडियन कंपनीज है जिनने कोई प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाया और वो बहुत बड़े स्केल पे बिक रही हो। अच्छा। फिर मैंने सोचा, मैंने देखा कोई ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट जो बिक रही हो, तो मतलब मुझे डायरेक्टली तो नहीं देखा बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। फिर दूसरी चीज़ उनने मेरे से ये पूछा कि आपका एम क्या है, पहली चीज़ तो ये बताओ। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये करना है, पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करना है। तो फिर उनने मेरे को वापस से मेरे प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद के पास ले गए और वहाँ पे जब हमारा डिस्कशन चालू हुआ कि सूरज ने जिस चीज़ पे काम किया समर्स में, पेरोस्केट सोलर सेल पे, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जब वहाँ पे डिस्कशन चालू हुआ तो प्रोफेसर R.K. सिन्हा ने मुझे वहाँ पे ये किया कि सूरज आप ये बताओ कि एक इंडियन कंपनी का नाम बता दो जो इंडिया में सोलर मॉड्यूल या सोलर प्लेट बनाती हो। तो मैं जिन कंपनियों को जानता था मैंने बताया कुछ जो है नामी कंपनी, तो बोलते कोई भी नहीं बनाती है, सब इंपोर्ट करती है, सब इंपोर्ट करते हैं, असेंबल करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशनल पॉइंट था जो मतलब आज P3C का फाउंडेशन भी कह सकते हो, वहाँ से चालू हुआ था वो कि ठीक है अब तो यही करेंगे यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा मतलब उनके साइड से गाइडेंस भी था, एज ए नेशनल इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। देश के लिए भी काफ़ी मतलब उनका सोच विचार था और जनता के लिए तो खास करके। सूरज सर, आपके स्टार्टअप जर्नी से रिलेटेड कोई हास्यजनक किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे, मतलब मोमेंट्स हैं जिन पे अगर मैं बताऊं शायद आपको हंसी भी आ जाए। जब मैं अपने परिवार को ये चीज़ें समझाता था, या मतलब अपने पापा को, अपने चाचू को ये चीज़ें समझाता था कि मैं इन चीज़ों पे काम करना चाह रहा हूँ, तो पहले तो बहुत देर तक सोचते थे, सुनते थे कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन जैसे मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चालू करता था और मैं ये बोलता था कि इसका मार्केट इतने करोड़ का है, इतने करोड़ हम कमा सकते हैं, ऐसा ऐसा है, इस तरीके से करके, तो सब लोग एक साथ बैठ के आपसे एक दूसरे का मुंह देख के और फिर थोड़ा देख के मेरे साइड देख के बस बस बेटा बहुत हो गया, अब कुछ काम भी कर लो।
तो ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे हुए हैं। कुछ चीज़ें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, जो कि होने के बाद डेफिनेटली हम वापस इस चैनल पे आके बता पाएंगे उन चीज़ों को। उन चीज़ों के लिए मैं अमाउंट या मतलब एजेंसीज का नाम नहीं ले सकता अभी। तो ऐसे मोमेंट्स यहाँ पे भी हुए हैं जब मैंने बताया कि पापा ये एजेंसी हमें इतने अमाउंट का फंडिंग देने के लिए रेडी हो रहा है। तो उन लोगों का था ठीक है बेटा, अभी 3 साल तो हो गया, 3 साल से देख ही रहे हैं तुम्हारा करोड़। बस एक मेरे दादाजी का हमेशा सेंटेंस होता है जब मैं कभी भी बात करता हूँ कि हमारी कंपनी इतने करोड़ की हो गई है, इतने करोड़ की हो गई, तो उनका ये कहना होता है कि बेटा बस बोलते ही रहोगे, कभी करोड़ देखने को भी मिलेंगे। तो ये चीज़ कई बार होता है। तो वो लोग समझ पाते हैं कि 1 करोड़ केवल कागजों पे होता है। हाँ, वही चीज़ होता है ना कि उनको समझाना कि हाँ कि ये करोड़ सिर्फ कागजों में चल रहा है, ऐसा रियल है। का नहीं है। तो ये एक तरह से मोटिवेशन भी होता है। कभी कभी अगर इंटरनली देखें तो बुरा भी लगता है, लेकिन कभी कभी मोटिवेशन भी आता है इस चीज़ से कि हाँ ठीक है। अब वही चीज़ क्या हुआ, पहले ये कहते थे कि पहले तो कमाना चालू हुआ कि हाँ ठीक है, अब आना चालू हुआ, तो वहाँ से लगा कि हाँ ये कुछ ठीक चीज़ कर रहे हैं, अब आना चालू हुआ है। अब सर आपके स्टार्टअप प्रॉफिटेबल आ गई है? हाँ, अभी अगर देखेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बट रेवेन्यू जनरेशन फेज में आ गई है। अच्छा, रेवेन्यू जनरेट तो वहाँ से हमें कुछ अमाउंट्स आते हैं। और सर अंत में हमारे ऑडियंस को कुछ सलाह देना चाहें कि जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो गलतियाँ ना करें जो आपने की होगी। गलतियाँ ये हैं कि या मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आप किसी भी स्टार्टअप में जाते हैं तो अननेसेसरी खर्चों से थोड़ा बचें। जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं आपको बहुत सारा एम होता है कि मुझे ये करना है अपनी कंपनी के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है, ऑफिस सेटअप अच्छा होना चाहिए, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा आता है या फंड आता है तो पहला जो है, आप मैक्सिमम जो पैसा है वो अपने प्रोडक्ट पे लगाएं। बिल्कुल, प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में। बाकी जब उसमें से जो भी बचता है, जो भी चीज़ है, उसको फिर मार्केटिंग पे ले जाए। योर प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी लाइक प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोडक्ट फोकस्ड, जो आप बेच रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा हो गया कि लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से, तो फिर आपको इतनी मार्केटिंग का नीड नहीं होना। तो आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपके जाना चाहिए प्रोडक्ट को डेवलप करने में। बिल्कुल, या मैक्सिमम जो एफर्ट होनी चाहिए वो प्रोडक्ट को डेवलप करने में जाना चाहिए, इंस्टेड कि आप मार्केट में फेंके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें किए जा रहे हैं। तो XYZ इन्वेस्टमेंट, जो आपके पास कुछ भी पैसा आता है उसका एक मेजर पोर्शन आप प्रोडक्ट को डेवलप करने में लाएं, और जो आपका पैसा बच रहा है उससे फिर आप जो भी एक्टिविटीज़ है वो रन करें। ये बहुत बड़ा मतलब मेरे साइड से या जो मैंने सीखा है, ये मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा इस पर। तो थैंक यू वेरी मच सूरज सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। आपने हमारे चैनल के लिए आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू, आप यहाँ पे आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपके जो इनिशिएटिव है जो आपका, ये डेफिनेटली बहुत आगे जाएगा और काफ़ी लोगों को प्रेरित भी करेगा इसमें। तो इसके लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं और आशा करते हैं कि हम आगे भी मिलते रहेंगे ज़रूर। तो सर आपको भी आप वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए ताकि इनकी कहानी बहुत ही दूर दूर तक पहुँचे। और फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।